जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा करता आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो जो हमारी विज्ञान की सीरीज चल रही है उसमें आपका रसायन विज्ञान, इसका चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक में हमने पहले से 4 वीडियोज आपको अपलोड कर रखे हैं। आज का ये 5वां वीडियो जिसमें आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। तो उन सभी वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो चैप्टर 1, 2, 3 और 4 चैप्टर तक। तो अगर कहीं पर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में शुरुआत होगी हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लिखा है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा तथा पाई बंध के द्वारा बंद विब्रत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं। कैसी है श्रृंखला आपकी? बंद विब्रत श्रृंखला, सिग्मा और पाई। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा तथा पाई बंध के द्वारा बंद विब्रत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ध्यान रखनी है परिभाषा आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अथवा पाई बंध के द्वारा बंद विब्रत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल बतौर बेंजीन, ये रही आपकी बेंजीन जिसमें अल्टरनेट एक के बाद एक डबल बॉन्ड होता है। अब इसमें आप सिग्मा और पाई बंध, तो कार्बन और कार्बन के मध्य जो एकल बंध होता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं, और जो यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा के अलावा पाई बंध। अब जैसे आपकी ये बेंजीन देख रहे हैं, तो इसमें जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है वहां पे आपका सिग्मा बंध है। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा और एक ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये सभी सिग्मा बंध है, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक पाई बंध। तो एक पाई ये और एक पाई ये। तो जो बेंजीन रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग में 6 सिग्मा और 3 पाई बंध। तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी है इसमें? सिग्मा बंध आपके 6 और जो पाई बंध है, पाई बंध की संख्या है 3। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा तथा पाई बंध के द्वारा बंद विब्रत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप नेक्स्ट देख रहे हैं आप समावयवता। अगला टॉपिक है आपका समावयवता। तो समावयवता क्या है? कि वह परिघटना जिनमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन वे रासायनिक तथा भौतिक गुणों में भिन्नता दर्शाते हैं। कि वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न। ध्यान रखना है कि वह परिघटना जिसमें वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र
यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, जिसे हम समावयवता कहते हैं, तथा ये यौगिक समावयवी बोले जाते हैं। तो आणविक सूत्र तो समान होगा, लेकिन जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण हैं वे भिन्न भिन्न होंगे। तो इस घटना को हम बोलते हैं समावयवता, और ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं समावयवी यौगिक। जिसमें फर्स्ट है आपकी संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता में देखिए कि ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान, परंतु संरचना कैसी होगी, भिन्न होगी। आणविक सूत्र कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन जो संरचना होगी वो कैसी होगी, भिन्न होगी। तो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान, लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होंगे, तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं हम संरचनात्मक समावयवी यौगिक, और इस घटना या अवधारणा को बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता देखिए, जैसे एग्जाम्पल बताओ लेते हैं हम 4 कार्बन परमाणु वाला ब्यूटेन C4H10। अब C4H10 एक तो सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन जोड़ देते हैं, और हाइड्रोजन की संख्या 10 है तो इन्हें भी जोड़ देते हैं। दस हो गए हाइड्रोजन, और कार्बन की संख्या है 4। तो ये तो एक सीधी सी श्रृंखला हो गई। अब देखिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं चेन में, शाखा में। एक और तो अब यहाँ से इधर एक शाखा निकाल देते हैं, इस कार्बन पे एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। अब हाइड्रोजन 1 2 3 और एक 4, इधर 1 2 3 और एक 4, और शेष कितने हैं, 2। तो एक इधर लगा देते हैं और एक इधर। तो देख रहे हैं सभी की संयोजकता कंप्लीट हो रही है। 1 2 3 4 कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कंप्लीट हो रहा है। इधर 1 2 3 4, इसी प्रकार 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देख रहे हैं आप कि इस संरचना, और ये कैसी है, सीधी श्रृंखला में संरचना है। ये सीधी श्रृंखला संरचना, और ये शाखित शाखित श्रृंखला संरचना। तो ऐसी समावयवता को हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का अगला टॉपिक, क्रियात्मक समूह। वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना है क्रियात्मक समूह को, कि वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब जैसे कार्बनिक यौगिकों की कुछ श्रेणियां तथा उनके क्रियात्मक समूह दिए रखे हैं, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त, जो क्रियात्मक समूह है इनका एल्केन, और असंतृप्त असंतृप्त में आपका जो है एक एल्कीन है और एक एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में हमने बताया था आपको कि एल्कीन का द्विबंध और एल्काइन का त्रिबंध। एल्केन में पता ही है आपको, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध। इसका सामान्य सूत्र CN
H2n प्लस 2, और जो द्विबंध है एल्कीन है आपका CN H2n, और जो त्रिबंध है CN H2n और माइनस का 2। इसी प्रकार अगला है आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल OH समूह होता है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक CHO, और जो कीटो है कीटोन, कीटोनिक या इसे कार्बोनिल बोलते हैं CO। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH। लास्ट है एमीन, एमीन के लिए एमिनो, और ये होता है NH2। ये रहे आपके क्रियात्मक समूह और उनकी श्रेणियां। अच्छे से तैयार करने हैं। एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड द्विबंध, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए आपका त्रिबंध। एल्केन का सूत्र हमने बताया CnH2n प्लस 2, एल्केन और एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n माइनस 2। चलिए नेक्स्ट। सजातीय श्रेणी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। देख रहे हैं आप पहले तो परिभाषा कि जब कार्बनिक यौगिकों का गुणसूत्र, जब कार्बनिक यौगिकों का गुणसूत्र नहीं, सॉरी यहाँ पे अणुसूत्र है, जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए, समान। अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते, अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं हम सजातीय श्रेणी। ध्यान रखना है, बढ़िया से तैयार रखनी है आपको ये सजातीय श्रेणी कि जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए, समान। जब क्रियात्मक समूह और अणुसूत्र समान होंगे तो इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए किसी क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब यह है कि एक ही जात के उसमें बस शर्त यह है कि अणुभार 14 का अंतर होना चाहिए। तो सजातीय श्रेणी उन्हें बताया कि वे कार्बनिक या जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह कैसा है, समान है, और उन्हें अणुभार 14 के अंतर में घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। अब देख रहे हैं आप सजातीय श्रेणी और इसके सदस्य और सामान्य सूत्र। एल्केन है आपका, एल्केन, एल्केन के सदस्य हैं मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, ये सभी। अब एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, अभी आपको बताया हमने। अब जो मेथेन है देखिए इसमें आपको अणुभार 14 का अंतर बता देते हैं। तो मेथेन आपका CH4। अब C कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 प्लस 1 गुणे हाइड्रोजन का होता है 4, तो 12 और प्लस 4 हो जाएगा आपका 16। इसी प्रकार जो C2H6 तो कार्बन का 2 और गुणा में 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और गुणा में 6, तो 12 दूनी 24 और प्लस का 6 हो जाएगा आपका 30। अब देख रहे हैं दोनों में अंतर कितना है, 14 का। 30 और माइनस का 16 कितना है, 14 का अंतर है। तो अणुभार 14 के अंतर में जो श्रेणी हमें मिलेगी उसे हम बोलेंगे सजातीय श्रेणी। बस शर्त यही है कि अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह कैसे होने चाहिए, समान। इसी प्रकार दूसरी देख रहे हैं एल्कीन। एल्कीन में आपका एथिलीन और प्रोपिलीन। अब एथिलीन C2H4 होता है और प्रोपिलीन होता है C3H6। तो इसका भी अणुभार देखते हैं, देख लें।
C2H4। अब C कार्बन का 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा में 4, तो बन जाएगा 12 दूनी 24 और प्लस 4 28। इसी प्रकार जो आपका C3H6 है, इसका देख लेते हैं। तो C3H6 कार्बन का 3 और गुणा में 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 और गुणा में 6, तो 12 3 आपका 36 और प्लस का 6 बन जाएगा 42। तो एथिलीन और प्रोपिलीन में देख रहे हैं आप 14 का अंतर आ रहा है। अगला आपका एल्काइन। एल्काइन में एथाइन और प्रोपाइन। एथाइन का सूत्र C2H2 और जो प्रोपाइन है C3H4। तो सामान्य सूत्र ध्यान रखना है CnH2n और CnH2n-2। जो आपका एल्कीन है उसका CnH2n और जो एल्काइन है उसका CnH2n-2। इसके बाद में एल्कोहल। तो एल्कोहल में आपका मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला CH3OH और एथिल एल्कोहल का होता है C2H5OH या CH3CH2OH। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और OH। एल्डिहाइड अगला है आपका एल्डिहाइड। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है CHO और एस्टल्डिहाइड आपका CH3CHO और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n×O। तो इन सभी के अणुभार में 14 का अंतर है। जब क्रियात्मक समूह और अणुसूत्र समान होंगे और अणुभार 14 का अंतर होगा तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। चलिए अब पहले तो आप इनके ये रह गए क्रियात्मक समूह नहीं बताया आपको। जैसे एल्केन है तो एल्केन में हमने बताया था कैसा होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध। और जो एल्कीन है इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है द्विबंध। तो जो आपका एल्कीन है कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध। इसी प्रकार जो एल्काइन है इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य त्रियाबंध होता है। और जो आपका एल्कोहल है इसका क्रियात्मक समूह OH। जो एल्कोहल है इसका क्रियात्मक समूह OH और जो एल्डिहाइड है आपका इसका CHO। ये क्रियात्मक समूह है। और भी है कार्बोक्सिलिक है जिसका COOH है, या कीटोन है तो उसका CO है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो सजातीय श्रेणी की विशेषताएं देखिए नंबर 1 पे है आपका कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पहली हमने विशेषता बताई आपको कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। नंबर 2 पे आपका सजातीय श्रेणी के सदस्यों में निकटतम 2 सदस्यों के मध्य निश्चित अणुभार का अंतर, अभी बताया था हमने अणुभार 14 का अंतर होता है। तो जो वो निश्चित अणुभार का अंतर होता है। नेक्स्ट है आपका नंबर 3। तो कार्बन के यौगिकों में सजातीय समूह या अणुभार 14 का अंतर प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल जैसे अभी आपको एल्केन का बताया कि CnH2n+2। जो एल्कीन है आपका CnH2n, एल्काइन है CnH2n-2। तो सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एल्केन है आपका, एल्कीन है और एल्काइन है। ये इनके सामान्य सूत्र बता दिए हमने आपको CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2।
तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा सभी को कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। नंबर 2 पे लिखा है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में निकटतम दो सदस्यों के मध्य निश्चित अणुभार का अंतर होता है। नंबर 3 पे लिखा है कार्बन के यौगिकों में सजातीय समूह या अणुभार 14 का अंतर प्रदर्शित करते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो पद्धतियों से होता है। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कम से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक जो भी आ जाए आपका एग्जाम में, कम से कम यहाँ से 2 नंबर का तो पूछे ही जाना है। जिसमें नामकरण आपको एक संरचना दे दी जाएगी, उसका नाम पूछा जाएगा आईयूपीएसी। जो पहले एक पद्धति थी साधारण पद्धति और दूसरी है आपकी आईयूपीएसी पद्धति। तो साधारण पद्धति क्या है? साधारण पद्धति में देखिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों के नाम दो प्रकार से लिखे जाते हैं। नंबर 1 है आपका साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत नाम है यौगिकों के गुण, नाम और यौगिकों के गुण आदि के आधार पर रखे जाते हैं। इस पद्धति में सजातीय श्रेणी अथवा यौगिकों के नाम में कोई क्रमबद्धता नहीं। तो सजातीय श्रेणी अथवा यौगिकों के नाम में जब क्रमबद्धता नहीं है तो इस कारण यह पद्धति आपकी निरर्थक या फेल हो गई है। अब जैसे इस पद्धति में जैसे आपका सिरका है, सिरका एसिटिक अम्ल, सूत्र होता है CH3COOH। अब एसिटिक अम्ल जो है आपका, इसे एसीटम या विनेगर, जैसे हम सिरका बोलते हैं, विनेगर शब्द से लिया गया है आपका एसिटिक अम्ल इस साधारण पद्धति में। और इसी प्रकार जो आपका फार्मिक अम्ल है, फार्मिक, फार्मिक अम्ल HCOOH, ये लाल चींटियां देखी हैं सभी ने। लाल चींटियों से जो फार्मिका बोलते हैं उसे, फार्मिका, फार्मिका से लिया गया आपका फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों के डंक में या बर्रैया है आपकी, इन सभी के डंक में फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। तो साधारण पद्धति में कोई क्रमबद्धता ना होने के कारण यह पद्धति आपकी फेल हो गई। जो आज आपकी पद्धति चल रही है वो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वर्तमान में आपकी आईयूपीएसी पद्धति चल रही है। तो देखते हैं अब आईयूपीएसी क्या है आपकी। तो वर्तमान पद्धति है आपकी आईयूपीएसी। इस पद्धति में नामकरण देखिए, इसके कुछ नियम हैं, पहले आपको नियम पढ़ाएंगे, बढ़िया से इसे तैयार करना है कि यहाँ से पूछा जरूर जाएगा। हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि आईयूपीएसी कम से कम 2 नंबर और अधिकतम जो भी हो जाए 3 नंबर 4 नंबर, तो कम से कम यहाँ से हमें 2 नंबर का तो आना ही आना है। तो फर्स्ट में लिखा है हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त एलिफैटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, अतः इनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। नंबर 2 पे लिखा है कि आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में निम्नलिखित 3 भाग हो सकते हैं। अब जब आईयूपीएसी, हमने बताया आपको कि आईयूपीएसी नामकरण से पहले आपको नियम बताएंगे हम
जितने भी नियम है बढ़िया से समझाएंगे और अच्छे से आपको आईपीएससी सिखाएंगे। बढ़िया से आप जुड़े रहे हमसे। बड़ा ही एकदम आनंददायक टॉपिक रहेगा आईपीएससी का, जो आपको कुछ उसमें याद करना ही नहीं पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको सिखा देंगे आईपीएससी, जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब इसमें जो भाग हैं जिसका हमने बताया, जिक्र किया कि पूर्व लग्न है आपका, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न है और एक द्वितीयक अनुलग्न है। तो आईपीएससी में यौगिक का नाम देखिए, यौगिक का नाम जो है आपका, पहले पूर्व लग्न प्लस शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न और प्लस आपका द्वितीयक अनुलग्न। ये है आपके पूर्व लग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। बस इतना ही आपको इसमें ये फार्मूला है आपका आईपीएससी नाम लिखने का, कि हमें पूर्व लग्न, शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न इतना ही तैयार करना है। अब जिसमें आपका पूर्व लग्न, शब्दमूल, अब पूर्व लग्न को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और प्लस आपका वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस है प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी। हिंदी में हमने बताया पूर्व लग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो इतना फार्मूला तैयार कर लें। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, जिसमें हम पहले आपको पूर्व लग्न, फिर शब्दमूल क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, द्वितीयक अनुलग्न का, इन सभी का अध्ययन कराएंगे। इसके बाद में आपको उसी अगले वीडियो में ही आईपीएससी नामनक्लेचर जो है वो नामनक्लेचर भी कराएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,